इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 4, जिसमें हम रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि रूमानी कल्पना क्या था और राष्ट्रीय भावना क्या था। राष्ट्रीयवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। केवल ये युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार की वजह से नहीं होता था। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। जो हमारी पारंपरिक, जो हमारे पुरखों से आता रहा था, वो संस्कृति से हमारे अहम भूमिका निभाई थी, जो हम बचपन से ही सीखते आए हैं। अब जिस तरह बोलना हो गया, बचपन से जो सीखता है भाषा वही बोलेंगे। ज्यादा स्ट्रीट में कौन बोला जाता है? जो बचपन से सीखा जाता है। कला, काव्य, कहानियां, किस्से और संगीत से राष्ट्रीयवाद भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने के सहायता दिया। आइए हम रूमानीवादी को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था कि एक खास तौर से हम आपको अलग और अच्छा बनाएंगे। रूमानी भावना आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, रूमानी जो कलाकार होते थे और कवि तर्क वितर्क, ये देखो रूमानी कला क्या खास दिखाया जा रहा है इसमें। हाँ, पता है आप सबको खास इसमें क्या दिख रहा है? रहने दो, ये सब मत देखो, नजर लग जाएगी। पढ़ लो अभी। तो ये है यूजीन देलाक्वा द मैसेकर एक्ट कियाओस 1824। फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था। ये रूमानी का ही चित्रकार है और यह विशाल चित्र 14 बाई 3 मीटर में बना हुआ है। एक घटना को चित्रित करता है जिसे कियाओ द्वीप पर कहा जाता है और तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देलाक्रोआ ने घटना निकटीय बना दिया, मतलब घटना जो था एकदम सामने देखा देखी बना दिया। महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए एकदम चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभर करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। ऐसा यहाँ पर देखो किस तरह यहाँ के लोगों को किस तरह मारा गया है, कपड़ा फपड़ा सब फाड़ उड़ के इस तरह पटक दिया गया है। हजारों लोगों को इस तरह मार दिया गया था। कहीं उधर परल है, कहीं इधर परल है। अब पहले का तलवार देखो किस तरह टेढ़ा होता था। मारो बस एकदम फारसा पुरसी ऊपर से नीचे तक खत्म, गर्दन काट देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात था। और वहां के जितने कवि थे, कलाकार थे, तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडल की आलोचना की। जो वहां के वैज्ञानिक थे और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जैसे में तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र संत्र जो भी चलता था उस पर ज्यादा ये लोग मतलब जोर दे रहे थे। मतलब वैज्ञानिक तौर पे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, फालतू की बातों पर आगे बढ़ना चाहते थे। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अति को राष्ट्रीय का अधिकार बना दिया। किसका अधिकार? राष्ट्र का अधिकार बना दिया। अरे आप हिंदुस्तान के असम में चल जाओ, बंगाल में चल जाओ, कितना वहां पर डाइना है, कितना सब तांत्रिक है सब। लेकिन औकात थी किसी की बोल देने के लिए। जब अंग्रेज उन पर कब्जा किया था सब, तो शून्य मंदिर को तोड़ा था सब, औकात था किसी भूत को कि जाकर अंग्रेजों को पटक देवे? औकात ही नहीं था। खाली ये सब आम लोगों के लिए ही फैलाया जाता है, किया जाता है। कितना भी तंत्र मंत्र सिद्धि था, अंग्रेज अकेले उनको फाड़ फूड़ के बराबर कर देता था सब। असम गुलाम नहीं था, असम भी गुलाम था भारत के जैसे। तो भारत का ही तो हिस्सा है ना असम में पूरा तांत्रिक है सब। वहां पर भी अंग्रेज राज किया है, सबको कुचल कर रखता था सब। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रोटफ्रीड जैसे यूनानी चिंतकों ने वादा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति इसके आम लोगों, जिसको डास वोल्क में निहित थी, राष्ट्रीय को बोलते थे। देखो
वहां पर संस्कृति के लोग में आम लोगों को बोलते थे डास्क वोल्क, और उसी में था इन लोगों का सच्ची जर्मनी संस्कृति। और राष्ट्रीय जिसको बोलते थे वोल्क गिनिस्ट की सच्ची आत्मा, लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों से स्पष्ट होती थी। फिर से बताता हूँ, जर्मन दार्शनिक योहान ग्रिटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति आम लोगों में निहित है, आम लोगों में ही है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती है। जो राष्ट्र की एकता होती है, राष्ट्र की पहचान होती है, वो उनके आत्म गीतों से और उनके काव्यों से, जनगीतों से, जन काव्यों से और लोक नृत्यों से स्पष्ट होती है कि राष्ट्र है अपना। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करने के लिए, एकत्र और अंतरिम करने के लिए, अंकित करने के लिए राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था कि उसको नया योजना दिया जाए। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। अब देखो यहाँ पे, वहां पर स्थानीय भाषा को बल देना शुरू कर दिया गया, और जो हमारे लोक साहित्य जो थे उसको एकत्रित करके, इकट्ठा करके उसको प्रचार करने, भावनाओं में वापस लाने की और प्रचार प्रसार करने की जरूरत थी। उसके लिए काम किया गया। आगे, और जिसमें से अधिकांश, कुछ तो थे कि वो बर्बाद हो गए थे, उसको लोग भूल गया था, सारे लोग भूल गए थे, लेकिन फिर भी किसी तरह न किसी तरह उसको चुना गया और खोजा गया। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाहरी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा को बाहरी शक्तियों ने उसे बंटवारा कर दिया, वह भी गुलाम थे, ब्रिटेन के वह भी गुलाम थे। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रह गई वहां पे। मसलन केरोल कुर्पिसर्गी ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। अब देखो, वहां पर जो था कोरोल कुर्पिस्की ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उसको गुनगुनाना और लोगों में पहुंचाना चालू कर दिया। और पोलेनेस और माजुरुका जैसे लोक नृत्यों की राज्य प्रतीकों में बदल गए, और वहां पे जो माजुरुका और लोक नृत्य होते थे वो सब वहां के राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिए गए और बदल गए। भाषा ने उनके राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटा दिया गया, और जब रूसी कब्जा हुआ तो पोलिश भाषा को स्कूल से हटा दिया गया, बलपूर्वक हट भाग यहाँ से। भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोधों के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संघर्ष धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ, और उस समय जो चर्च और आयोजना वाला जो जगह था, धार्मिक जगह, वहां पर शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया, और जितने भी फादरी थे, जिसको फादर बोलते हैं चर्च वाले को, और बिशपों को उठाकर जेल में फेंक दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया क्यों भेज दिया? वहां से ये लोग वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने रूस भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी, और पोलिश भाषा जो था वो एक तरह से विरोध, संघर्ष के रूप में सामने आने लगा उभर कर। अब हमारा ही भाषा बिहारी है, भोजपुरी भाषा है, और हमको बोल दिया जाए कि ना तुम अपने
घर और सब में हिंदी बोलोगे तो हम लोग मानेंगे थोड़े। हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, घर में बोलेंगे, बाहर में हिंदी बोलते हैं बोलेंगे, अब दूसरे स्टेट में जाके इंग्लिश बोलते हैं बोलेंगे। अब बाकी वाले को बोल दिया, देखो अब हिंदी पढ़ने के लिए बोल दिया जाए आपको तमिलनाडु के लोगों को, केरल के लोगों को, वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कहेंगे हमारा जो निजी भाषा है उसको बोलेंगे। भैया जब राष्ट्र की बात आ गई तब हम हिंदी बात करेंगे, जब इंटरनेशनल बात आ जाएगी तो इंग्लिश बात करेंगे। तो ऐसे ही तो चलता है। मुंबई में जाओ तो मराठी बोलो, तमिलनाडु में जाओ तो तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, और हैदराबाद में जाओ तेलुगु बोलो, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोलो। ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्रीय निर्माण कैसे हुआ था? ग्रीम फेडरिटेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रीम और विल्हम ग्रीम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 से 1786 में जर्मन से हनाऊ शहर में हुआ था। 1785 और 1786 में हनाऊ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाओं इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते थे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में सामान्य रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खास तौर से मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना भी अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। उसको एक तरह से राष्ट्रीय पहचान के लिए उसको एक बहुत अच्छा हिस्सा मानते थे। अब इसके बाद पढ़ते हैं भू कठिनाइयों और जन विद्रोह। चलिए शुरुआत कर देते हैं। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 1830 का दशक बहुत कठिनाइयां लेकर आया यूरोप में। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या और जबरदस्त वृद्धि हुई। जनसंख्या में खूब वृद्धि हुई, खूब जनसंख्या बढ़ा। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। रोजगार कम और जनसंख्या ज्यादा। ऐसा अभी हिंदुस्तान में है, रोजगार कम है लेकिन एगो 6 को 5 गो लड़का पैदा करेगा सब, तो कहां से नौकरी मिलेगा? बाबूजी थोड़े नौकरी पैदा करके रख गए हैं। सारा पैदा करना जानते हो तो उसके लिए अन्न उगाना भी सीख लो, नहीं तो पैदा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण शहरों के अतिरिक्त जो आबादी वाला शहर था, आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी और जो आबादी वाला शहर था वो गरीब भिखमंगों जैसी हो गई थी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मिशन से बने रास्ते कपड़े से कड़ी प्रतिशत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कपड़ा भी नहीं मिल रहा था उस समय। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का रास्ता महाद्वीप से ऊंचा था। जो रास्ता था वो महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ती थी, और जो ये महाद्वीप थी तो महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा जो था कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलना पड़ता था, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, इसलिए कम था और केवल आंशिक रूप से मशीनरीकृत था। थोड़े से ही रूप में मशीन से बनता था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था कुलीन वर्ग कृषि सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे।
खाने पीने के जो चीज थे, तो चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब हो जाने के बाद शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। कुलीन राजा तो नहीं मरते थे, लेकिन कई गरीब मर जाते थे। ये देख लो यहाँ पर किस तरह अत्याचार हुए, बाद में सारे महल को आग लगा दिया। बक, तुम लोगों की जरूरत नहीं है, महल में आग लगा कर फेंक डालो उसको। कृषक विद्रोह 1848। किसान विद्रोह करते हैं। 1848 ऐसा ही एक वर्ग था। खाने पीने की कीमत कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध, मतलब वहां पर आंदोलन चलाया गया और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और कम से कम अधिकार की गारंटी दी कि हम धीरे धीरे अधिकार आपको देंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए बहुत बड़े पैमाने पर। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। कपड़ा तो लेते थे लेकिन दाम बहुत कम देते थे। ठीक है। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान करते हैं। घटना सुनिए आप। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बनाने का वैसा सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालात जो है सख्त है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार जितने हैं बनवाए जाने के लिए मिलों की कीमत गिरा दी और कम कीमत पर उनको काम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो आप सिलेसिया के बुनकरों के बारे में, उनके विद्रोहों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं अपने क्लास में। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकला और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया था, कभी धमकियां दी गई थी उनको। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस आई और चमकती खिड़कियां, जो चमचमाती खिड़की थी, खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़ों के भंडार जितना भी था उसको लूट लिया गया। क्योंकि भैया सब चीज का दिक्कत है, इसलिए लूटो, पूरा लूट मचान करो। लूट लिया, लूट कर उसे तार कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। मतलब जो लोग ठेकेदार होते हैं वैसे लोगों को गांव वालों ने शरण देने से इनकार कर दिया। भाग यहाँ से, तेरे की जरूरत नहीं है मारे को रे बाबा, तुम यहाँ पर नहीं दिखोगे। यहाँ से सारा ठेकेदार को मार कर भगा दिया सब। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से, 24 घंटा लग गया सेना को बुलाने में, और उसकी मदद से लौटा गया। वहां पर लौटे लोग। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई, और जो टकराव हुआ जिसके वजह से 11 बुनकरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। समझे? और उसके बाद से सारा मामला शांत हो गया। 18,000 परिवार था ना, 11 को मारा गया गोली, 18,000 परिवार शांत, चुपचाप। जिस तरह होता है ना कि एक कुत्ता को मारो तो हजारों कुत्ता भाग जाते हैं, तो वैसे ही लोग हैं, एक लोग को मारो तो सैकड़ों लोग भाग जाएंगे। ऐसे ही डरपोक लंगो फकीरों के वजह से देश गुलाम रहता है। अगर ये लोग गुलामी नहीं कबूल करें ना, तो औकात नहीं है किसी को गुलाम बना के चला जाए, औकात नहीं है कोई अत्याचार करके चला जाए। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, जिसको जगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, लभर चभर खत्म करना पड़ता है, मुन्ना मुन्नी गुड्डा गुड्डी बुग्गा बोगी
सब खत्म करके पढ़ाई करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, जंग लड़ने आना चाहिए, लोगों को अपने लिए आकर्षित करना आना चाहिए। छोकरियों को तो छोकरों को छोटा छोटा तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? नया तौर तरीके से समाज को गढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको और अधिक काम करना पड़ेगा। फिर पढ़ते हैं अगले भाग में 1848 में उदारवादियों की क्रांति। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में, भाग 5 में। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। कुछ भी सलाह देना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।